Hello. I welcome you all to this incredible video in which we are going to solve atomic structure PYQs. राइट, तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के PYQs जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2024 में पूछे गए थे। तो जनाब हर बार की तरह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, PDF को डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है, उसके बाद खुद बैठकर सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद आकर के हमारा इस वीडियो सॉल्यूशन को देखना है। ऑलराइट, तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं क्योंकि जनाब हमें टाइम वेस्ट करने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर बाय डी ब्रॉगली, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ प्लॉट प्रेजेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप। जनाब रिलेशनशिप का कुछ और मतलब मत निकालना, बिटवीन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स ग्रेट। लैम्डा एंड मोमेंटम, यानी कि इसके बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो आपको एक फार्मूला तो याद होगा ही, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। राइट, ये फार्मूला आपने कई बार पढ़ा होगा, जिसको हम पी यानी कि मोमेंटम भी लिख सकते हैं क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है। ऑलराइट, तो जनाब यहाँ से एच तो कांस्टेंट हो गया है, तो निश्चित तौर पे आपको ये नजर आ रहा होगा, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट 1 बाई पी। लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी एंड लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, दैट इज पी। ऑलराइट, तो जनाब हमें यहाँ पर देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, तो निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। तो हम ऑप्शन नंबर 2 को भी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 क्यों गलत हो जाएगा। ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। ओके, तो जनाब ये ऑप्शन तो होने से रहा क्योंकि लीनियर ग्राफ नहीं होने वाला, एंड यहाँ पर लीनियर ग्राफ होना चाहिए था क्योंकि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी। लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी, तो उसकी वजह से यहाँ पर निश्चित तौर पे एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी इस तरीके से, तब जाकर ये ग्राफ आपको सही मिलता है, बट ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं, तो निश्चित तौर पे ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। राइट, इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल। ओके, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल। तो आपको सबसे पहले बताना चाहिए कि रेडियल नोड्स क्या होती हैं। तो हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे रेडियल नोड्स का फार्मूला क्या होता है, दैट इज n माइनस एल माइनस 1। एंड एंगुलर नोड्स क्या होती है, हालांकि यहाँ पर एंगुलर नोड्स के बारे में पूछा नहीं गया, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए, दैट इज एल। एंड जब आप टोटल नोड्स के बारे में बात करते हैं, टोटल नोड्स, तो रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स को जब आप ऐड करेंगे तो निश्चित तौर पे एल एल कट जाएगा एंड n माइनस 1 आएगा। जब भी आपसे रेडियल नोट्स पूछा जाए तो आपको इस फार्मूले का यूज करना है। एंगुलर नोट्स में l होता है एंड टोटल नोट्स n माइनस 1 होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है 3p। 3p यानी कि n इक्वल टू 3। राइट, ये होता है 3 जो लिखा हुआ है, 3p यानी कि n इक्वल टू 3, और p का मतलब जनाब ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं, SPDF। राइट, s का मतलब 0, p का मतलब 1, d से 2 एंड f से 3। ये जनाब एल वैल्यूज हैं। राइट, एस के केस में 0, पी के केस में 1, डी के केस में 2 एंड एफ के केस में 3। ये जनाब आपको याद रखनी होंगी। राइट, तो 3p के केस में n हो जाएगा 3, एंड रेडियल नोट्स के लिए हम यहाँ पर आते हैं, n की जगह पर हम लिखेंगे 3 एंड l का मतलब जनाब क्या होगा, n माइनस एल माइनस 1, तो जनाब ये होगा 1। 3 माइनस 1, माइनस 1 यहाँ पर फॉर्मूले में पहले से ही था, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1। 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1। राइट, इतनी तो आप सब्सट्रैक्शन कर ही सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। राइट, तो आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, रेडियल नोड्स इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1, एंगुलर नोड्स इक्वल टू l, टोटल नोड्स n माइनस 1। राइट, एंड l हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, SPDF में 0 1 2 3 l होती हैं रिस्पेक्टिवली। ऑलराइट, तो कुछ भी ये क्वेश्चन टफ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 10 से 15 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर ही देंगे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3, which of the following electronic configuration would be associated with the highest magnetic moment। जनाब हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट के लिए आपके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये होता है फॉर्मूला अंडर रूट एन एन प्लस 2। एन का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हम सभी में काउंट करने की कोशिश करेंगे, 3d7। तो 3d7 की हम फिलिंग करेंगे। यहाँ पर आपको ये नहीं बताया गया है कि ये SFL है, तो निश्चित तौर पे आप वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही ट्रीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 3d7 था तो निश्चित तौर पे 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं।
एंड इसमें क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम d ऑर्बिटल बनाएंगे एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि यहाँ पर 3d8 था तो निश्चित तौर पे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। एंड AR3D3 के केस में क्या होगा, 1 2 3, और तीनों के तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। एंड 3D6 के केस में 1 2 3 4, यहाँ पर जनाब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। एंड 3D6 में 1 2 3 4 5 एंड 6, जनाब यहाँ पर आपको नजर आएंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट जनाब होगा 3D6 में, क्योंकि यहाँ पर है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि आप जानना चाहते हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो n इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ पर 4 होगा एंड 4 + 2 6, म्यू इक्वल टू अंडर रूट, ओके जनाब यहाँ पर होगा 2, इसका एडिशन होगा 6, 6 × 4 यानी कि 24, अंडर रूट 24 इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। फिलहाल हमसे इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन। तो जनाब यहाँ पर थोड़े से ऑप्शन हिले हुए हैं, तो हम इसको सबसे पहले सही से कर लेते हैं। ये हमने अपने ऑप्शंस को सही से लिख लिया है, FeF6 3- एंड VH2O होल 6 2+, FeH2O होल 6 2+, राइट। तो हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको सही से समझ में आए। नाउ FeF6 यानी कि Fe3+ होगा, सही से आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो एक बार फिर से हम अपने ऑरेंज पेन को वापस लेकर आएंगे। इस बार FeF6 Fe3+ होगा, सॉरी। एंड नाउ Fe3+, तो निश्चित तौर पे Fe3+ का मतलब क्या होगा, 3D5, राइट। एंड यहाँ पर क्या होगा, 3D5 की वजह से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे, क्योंकि हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू देयर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, हमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज के अकॉर्डिंग इस यहाँ पर से कोई ऑप्शन टिक करना है। ऑलराइट, सो नाउ 3D5 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, तो यानी कि 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों जनाब अनपेयर्ड रहेंगे, क्योंकि F6 यानी कि हेलोजन वो एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। यहाँ पर पांचों के पांचों अनपेयर्ड रहेंगे, यानी कि निश्चित तौर पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होने वाला है, राइट। तो फिलहाल हम आगे की चीज़ों को भी सॉल्व करते हैं। वैनेडियम H2O यानी कि वैनेडियम 2+ होगा, तो निश्चित तौर पे इसका क्या होगा, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, यानी कि वैनेडियम 23 होता है, और यहाँ पर वैनेडियम पे 2+ चार्ज है, जिसकी वजह से 3D3 होने वाला है। एंड जब आप इसको फिलिंग करेंगे तो निश्चित तौर पे आप पाएंगे कि 1 2 एंड 3, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। एंड इन केस ऑफ आर जहाँ पर है FeH2O होल 6 2+, यहाँ पर Fe पर 2 पॉजिटिव है, एंड 2 पॉजिटिव होने का मतलब होगा 3D6। तो निश्चित तौर पे जब हम इसकी फिलिंग करेंगे तो हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। जनाब यहाँ पर मिले हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड सबसे यानी कि P ऑप्शन में मिलते हैं हमको 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड Q ऑप्शन में मिलते हैं हमको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड लास्ट में हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्योंकि जनाब ये वाला फॉर्मूला होता है, राइट। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो निश्चित तौर पे P का मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा, एंड देन R एंड देन Q, राइट। आप देख पा रहे हैं कि P में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, R में 4 एंड Q में 3। तो ऐसा क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, जनाब P सबसे ज़्यादा होना चाहिए, एंड देन R एंड Q, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Right, now moving forward to the next question, that is question number 5. The electronic configuration for neodymium is, तो जनाब नियोडीमियम का एटॉमिक नंबर होता है 60। तो इसका हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आपको जेनॉन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये होती है नोबेल गैस, एंड इसमें होते हैं 54 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, ऑलराइट। तो वो हम कैसे फिल करेंगे, 6H2 4F4, तो सबसे पहले हम 4F4 को लिखेंगे, 4F4 एंड देन 6H2। यहाँ पर आपके बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाएगी, राइट। तो अभी हम और ऑप्शन में देखते हैं कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन हमें नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 जेनॉन 4F4 6H2, तो निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एंड नाउ जब हम ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे Xe5F4, तो 5 जो जनाब होने से रहा, 5F को देखते ही आप इस ऑप्शन को निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लेंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट है, तो उसमें 4F होगा, 5F एक्टिनाइड सीरीज में होता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 को आप बहुत ही इजीली निगलेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑप्शन नंबर 3 Xe 4F6 6H2, यहाँ पर तो जनाब गजब ही हो गया, जेनॉन में 54 इलेक्ट्रॉन्स गए, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे, बट यहाँ पर जो आप काउंट करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स F ऑर्बिटल में हैं और 2 इलेक्ट्रॉन
एस ऑर्बिटल में है, तो 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास आ गए हैं, तो जनाब ये हो जाएगा गलत। एंड ऑप्शन नंबर 4 4f15d16, ओहो ये तो निश्चित तौर पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जिस तरीके से ऑप्शन दिए हुए थे ना, उस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि 2 से 3 ऑप्शन आप बिना देखे ऐसे ही निग्लेक्ट कर सकते थे। नाउ moving forward to the next question, that is question number 6. The number of electrons present in all the completely filled subshells having n equal to 4 and s equal to 1 by 2 is, okay, the number of electrons present in all the completely filled subshells, okay, यानी कि SPDF हमें सभी के बारे में देखना है, SPDF सभी के बारे में हमको देखना है। n equal to 4 and s equal to 1 by 2, n equal to 4 से आप समझ पाएंगे कि n equal to 4 में एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है एंड एफ भी होता है। इसको बहुत ही अच्छे से समझने के लिए आपको ऑफ वाउ प्रिंसिपल के थ्रू जाना होगा, राइट। वहाँ पर आप देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2, 4p6, 3d10, इस तरीके से होता है। तो निश्चित तौर पर आप जब देखेंगे n इक्वल टू 4 के सामने ये चारों होंगे, एस पी डी एफ चारों के चारों होंगे, राइट। तो फिलहाल हम इसको यहाँ से हटाते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम यहाँ से इरेज करेंगे। ये आपको निश्चित तौर पे आता ही होगा, क्योंकि आप वाउ प्रिंसिपल को आप कई बार पढ़ते हैं। ओके, सो नाउ वंस अगेन वी आर बैक टू द क्वेश्चन। ओके, तो एक बार फिर से हम शुरुआत करते हैं। n इक्वल टू 4 में एस पी डी एफ होंगे, एस में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमें कंप्लीटली फिल करना है, राइट, कंप्लीटली फिल्ड सबसेल। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड पी में 6, डी में जनाब हो जाएंगे 10 एंड एफ में हो जाएंगे 14। तो 2 + 6 + 10 + 14 इक्वल टू होगा 32। एंड आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हुए आपने एक चीज़ जरूर देखी होगी कि एक बार आप इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से बनाते हैं एंड एक बार इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से बनाते हैं, यानी कि अपोजिट स्पिन में होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन होता है +1/2 स्पिन में एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है -1/2 स्पिन में। तो जो 32 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उसमें से 16 इलेक्ट्रॉन होंगे +1/2 स्पिन के एंड बाकी के 16 इलेक्ट्रॉन होंगे -1/2 स्पिन के। तो हमसे जनाब यहाँ पर पूछा गया है n इक्वल टू 4 में s इक्वल टू 1 +1/2 के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो निश्चित तौर पे इसका आंसर होगा 16। जनाब कहाँ पर लिखे हम 16, यहाँ पर लिखेंगे 16। ऑलराइट, तो कुछ भी यहाँ पर टफ नहीं था। यदि आपसे ये पूछा जाता कि s इक्वल टू +1/2 एंड s इक्वल टू -1/2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो निश्चित तौर पे आप इसका आंसर लिखते 32, राइट, जो कि आपको 16 इलेक्ट्रॉन्स +1/2 में होते हैं एंड 16 इलेक्ट्रॉन्स -1/2 स्पिन में होते हैं, राइट। So now moving forward to the next question, that is question number 7. The total number of ions from the following with noble gas configuration. ओके, तो यहाँ पर ये सारी हमें आयंस दिए हुए हैं और हमको बताने हैं इसमें से कितने होंगे जो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे एंड ये आपने पहले ही समझ रखा है, तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से। 118 ये होती हैं हमारे पास नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशंस, और ये कैसे होंगी, एक जस्ट अ सेकेंड, इसको आप याद करने का सही से तरीका सीखिए। पहले तो +8 करेंगे तो 2 में +8 10 होगा, +8 करेंगे 18 होगा, +18 करेंगे 36 होगा, +18 करेंगे 54 होगा, +32 करेंगे एंड देन +32 करेंगे। तो बेसिकली आपको 2 से स्टार्ट करना है, 2 बार +8 करना है, फिर 2 बार +18 करना है एंड फिर 2 बार +32 एंड +32 करना है। तो ये सारे के सारे नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होंगे। अब हमें देखना है इनमें से कौन कौन से हैं, इनमें से कौन कौन से आयंस हैं जो इस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करेंगे। Sr2+, यानी कि उसका Z इक्वल टू 38 है, तो Sr2+ होने की वजह से ये हो जाएगा 36, राइट, यानी कि ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 36। नाउ CS+, यानी कि Z इक्वल टू 55 इसका एटॉमिक नंबर है, CS+ होने की वजह से ये हो जाएगा 54। तो निश्चित तौर पे ये भी हमारे आंसर में काउंट होगा, क्योंकि ये भी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है। La2+, जनाब इसका Z इक्वल टू 57 है, तो La2+ में 55 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जनाब ये हमारा आंसर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में फॉल नहीं करता है। Pb2+ एंड Pb का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 82, तो Pb2+ में जनाब इलेक्ट्रॉन होंगे 80, राइट, 82 थे, बट Pb2+ की वजह से यहाँ पर 80 बचेंगे, तो ये भी हमारे आंसर में काउंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी आपको 80 नज़र नहीं आएगा नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। एंड नाउ Yb2+, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 70, यहाँ पर थोड़ी सी
प्रिंटिंग एरर है तो आप समझ सकते हैं Yb2+ जिसका एटॉमिक नंबर होगा 70, Yb2+ में इसके पास होंगे 68 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा क्योंकि जनाब 68 नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आयरन, यहाँ पर 26 इलेक्ट्रॉन है एंड आयरन पर 2+ का चार्ज है, तो निश्चित तौर पे ये हो जाएगा 24 भी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होता है, तो ये वाला भी आंसर में काउंट नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे हैं जो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पा रहे हैं, Sr2+ एंड Cs+, राइट। बाकी के किसी भी आयन में आपको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा, तो निश्चित तौर पे इसका आंसर हो जाएगा 2। ऑलराइट, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको ये सारी चीज़ें तो बेसिक्स में भी पता होती हैं एंड इसको सॉल्व करने के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ना पड़ेगा और आप बहुत ही इजीली इन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो कुछ भी टफ जैसा नहीं था इस क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, यानी कि 4 क्वांटम नंबर का मतलब होता है N, L, M एंड S। ऑलराइट, फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रुबिडियम एटम दैट इज, जिसका एटॉमिक नंबर है Z=37, राइट। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रिप्टन जिसमें कि 36 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड 5s1 हम लिखेंगे, राइट। ये होगा हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रुबिडियम का 5s1। तो जनाब 5s1 आप यहाँ पर लिख लीजिए, 5 यही होता है हमारे पास n, s के पहले या फिर p के पहले जो लिखा होता है ना इसी को हम n बोलते हैं। तो जनाब n इक्वल टू हो जाएगा 5, n इक्वल टू 5। एंड एल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हुआ है, SPDF इस तरीके से लिखिए एंड एल वैल्यूज के लिए 0, 1, 2, 3 इस तरीके से होता है। एस के लिए एल वैल्यू होगी 0, तो जनाब यहाँ पर 5s1 है तो निश्चित तौर पे इसकी वैल्यू होगी 0। एंड नाउ एम वैल्यू को कैसे पता करेंगे, बेसिकली एम वैल्यू इज गिवन बाई -L टू +L। यहाँ पर आप इस स्टेटमेंट को लिख लें यदि आप चाहें तो, एम वैल्यू इज गिवन बाई, जस्ट अ सेकेंड, एम वैल्यू इज गिवन बाई -L टू +L, और यहाँ पर तो 0 है तो माइनस प्लस का कोई मतलब रहा नहीं, तो निश्चित तौर पे m भी 0 हो जाएगा। एंड s के लिए आप +1/2 एंड -1/2 ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। एंड यहाँ पर m वैल्यू इज गिवन बाई -L टू L है, m वैल्यू इज गिवन बाई -L टू +L, राइट। तो आपको इस पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ी सी इस क्वेश्चन से हट के बातें करते हैं। अगर यहाँ पर 5s1 के बजाय 5p होता, 5d होता, तो आप क्या करते हैं, लेट्स से यहाँ पर 5p होता, तो उस p के केस में l की वैल्यू होती 1। तो जनाब जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया कि m वैल्यू इज गिवन बाई -L टू L, तो यदि p होता तो l की वैल्यू होती 1, तो इस केस में -1, 0 एंड +1 ये होती हमारी m की वैल्यूज, ऑलराइट। एंड सेम इन d, यदि यहाँ पे 5d होता तो -2 से लेकर +2 होती हमारी m की वैल्यूज। p के केस में जनाब -1, 0, +1 एंड d के केस में m की वैल्यूज होंगी -2, -1, 0, +1 एंड +2, राइट। तो इस तरीके से हम m वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं -L टू L, राइट। तो फिलहाल हम इस चीज़ को हटाना चाहेंगे क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर चीज़ की जरूरत थी नहीं, बट फिर भी आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, आगे के क्वेश्चंस में कभी भी किसी भी वक्त पूछी जा सकती हैं, ऑलराइट। तो ना हम अपने ऑप्शन को मैच करवाने की कोशिश करेंगे, 500, 500, ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। एंड एस के केस में सभी के सभी ऑप्शन में आपको +1/2 लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पर 2 थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है, आप समझ सकते हैं, ओके। तो निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, NLMS 500 एंड +1/2। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रल सीरीज दी हुई है हाइड्रोजन की एंड स्पेक्ट्रल रीजन आपको बताने हैं। ये बेसिकली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप इस तरह के क्वेश्चन फिजिक्स में भी करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में, ऑलराइट। और आपको ये बेसिकली याद होनी चाहिए कि लाइमन सीरीज, जस्ट अ सेकेंड, हम सारी की सारी लिख देते हैं लाइमन। तो यहाँ पर हमने सारी की सारी सीरीज लिख दी है, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पी फंड, राइट। तो अब आपको पता होना चाहिए कि लाइमन में यूवी रीजन होता है, लाइमन में होता है यूवी रीजन एंड बाल्मर में होता है विजिबल रीजन। सिर्फ ये ही दो आपको याद रखनी है, बाकी बाकी के तीनों में, इन तीनों में ही इंफ्रारेड रीजन होता है। तो जनाब थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं, इंफ्रारेड रीजन, रेड, ओके। तो आपको सिर्फ ये तो याद रखने हैं, लाइमन में होता है यूवी रीजन, बाल्मर में होता है विजिबल रीजन। तो आप देख पा रहे होंगे ए का हो जाएगा सेकेंड एंड बी का हो जाएगा विजिबल रीजन, ओके, यानी कि बी का हो जाएगा फोर्थ, ए का सेकेंड एंड बी का फोर्थ।
A का सेकेंड, B का फोर्थ, ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द रॉन्ग वन। एंड नाउ ऑप्शन नंबर B, A का 1 B का फोर्थ होना चाहिए जनाब। एक दोबारा से हम देखना चाहेंगे, A का हो जाएगा सेकेंड एंड B का फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर 2 भी हो जाएगा गलत। एंड नाउ ऑप्शन नंबर 3, जस्ट अ सेकेंड, A का सेकेंड B का फोर्थ, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। C का थर्ड D का फर्स्ट, वो निश्चित तौर पे इंफ्रारेड रीजन में ही आ रहे होंगे। तो आपको ये बेसिकली याद होनी चाहिए, लाइमन, यूवी रीजन, बाल्मर, विजुअल रीजन, पास्टन ब्रैकेट पी फंड, इंफ्रारेड रीजन, राइट, वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये बेसिकली स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। निश्चित तौर पे आपको नजर आ रहा होगा, स्टेटमेंट 1, द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डिजेनरेट ऑर्बिटल। स्टेटमेंट 1 इज एग्जैक्टली ट्रू। तो निश्चित तौर पे जनाब आपको ये आनी चाहिए कि द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उनको हम डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। नाउ इन हाइड्रोजन एटम 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर नॉट डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, आर नॉट लिखा हुआ है, बहुत ही ध्यान से देखना है हमको। तो बेसिकली 3p, 3d, 3s, ये सारे के सारे सेम एनर्जी रखते हैं, क्योंकि जिनका एन सेम होता है ना, एन सेम का मतलब होगा एनर्जी सेम। इस चीज को आप याद रख लीजिए, एन सेम का मतलब होगा एनर्जी सेम, राइट। एंड एनर्जी सेम जिनमें होती है उनको हम बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल। अभी अभी हमने स्टेटमेंट 1 में पढ़ा था, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डिजेनरेट ऑर्बिटल। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 3p एंड 3d, यानी कि 3p एंड 3d की एनर्जी सेम होगी, तो निश्चित तौर पे वो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। बट यहाँ पर लिखा हुआ है आर नॉट डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो निश्चित तौर पे जनाब स्टेटमेंट 2 हो जाएगा गलत, राइट। 3p, 3d, 3s इनकी सेम एनर्जी होती है, एंड 4s, 4p, 4d एंड 4f इनकी एनर्जी होती है सेम, राइट। एन सेम का मतलब होता है एनर्जी सेम। क्रिस्टल क्लियर। So now moving forward to the next question, that is question number 11. The number of spectral series obtained in He plus spectra when an electron makes a transition from fifth excited state to first excited state. फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब होगा जनाब n इक्वल टू 6 एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होगा n इक्वल टू 2। तो जनाब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इसके लिए हमें एक फार्मूला आता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इक्वल टू n2 माइनस n1, एंड इसको हम ब्रैकेट में ही रखेंगे, n2 माइनस n1 प्लस 1। इस फार्मूले को आपको याद करना है, डिवाइड बाई 2। n2 बेसिकली होता है जहां से ट्रांजिशन हुआ है, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड डिस्टेंस जो यहाँ पे पर्टिकुलरली दिया हुआ है, तो n2 हो जाएगा 6, n1 हो जाएगा 2, एंड एक बार फिर से हम यहीं पे लिखेंगे n2 माइनस n1 और यहाँ पर होगा प्लस 1। ओके, जस्ट अ सेकेंड, हम शायद थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं, हम वापस से आएंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके जनाब, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1। ओके, तो हम डिवाइड करें, डिवाइड बाई 2। नाउ 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 प्लस 1, तो जनाब 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10। तो जनाब इसका आंसर होने वाला है 10, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10, क्योंकि हमसे यही तो पूछा गया था, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड इन He प्लस स्पेक्ट्रा। तो आपको इस फार्मूले को याद करना है। गॉट इट? n2 minus n1, n2 minus n1 plus 1 divided by 2. And now moving forward to the next question, that is question number 12. The ionization energy of sodium in kilojoule per mole, the electromagnetic radiation of wavelength 242 nanometer is just sufficient to ionize sodium atom. तो फाइनली एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है, द आयनाइजेशन एनर्जी। द आयनाइजेशन एनर्जी तो सीधा सीधा आपको फार्मूला क्लिक कर रहा होगा, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। इस फार्मूले को आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं एंड केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो जनाब लैम्डा हमको दे रखा है 242 नैनोमीटर, तो फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। H यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, एंड C यानी कि स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं होगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होगा, एंड 242 नैनोमीटर। नैनोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल रहा होगा 10.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। आई थिंक हमने यहाँ पर 10 बोल दिया है, तो 8.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मिलेगा, राइट। दैट मीन्स 1 एटम इक्वल टू 8.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। एंड आपने एक चीज मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ी होगी, 1 मोल इक्वल टू Na एटम्स, 1 मोल इक्वल टू Na एटम्स,
Na एटम्स का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो जनाब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 1 मोल चाहिए ना हमको, तो 1 मोल के लिए हमको 6.023 इंटू 10⁻23 यहाँ पर होगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड इस तरफ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻−19, जस्ट अ सेकेंड, 6.023 इंटू 10⁻23। और आपको बहुत ही एक्यूरेटली सॉल्व करना है, क्योंकि जनाब ये है इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। थोड़ी सी गलती आप करेंगे तो आपको -1 तक का सफर तय करना पड़ेगा। इसको बहुत ही एक्यूरेटली सॉल्व करेंगे एंड राउंड ऑफ करेंगे, तो उसके बाद जो आपको आंसर मिलने वाला है वो होगा 494, राइट। तो आपको यहाँ पर लिखना था 494, 4 मार्क्स प्राप्त करने के लिए। ऑलराइट, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ भी टफ नहीं था, बट हाँ कैलकुलेशन टफ है, हमें ये मानना पड़ेगा, राइट। So now moving to the last question, that is question number 13. The 4 quantum numbers for the electron in the outermost orbital of potassium, that is atomic number 19, are n equal to 4, n, l, m. For example, हमें सारे के सारे बताने हैं। एटॉमिक नंबर 19 का सबसे पहले हमें लिखना होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आर्गन, आर्गन में आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड अब होगा 4s1। तो जनाब ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 4s1 होने की वजह से n इक्वल टू हो जाएगा 4 एंड l इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि जनाब हम पहले भी बता चुके हैं एस पी डी एंड एफ। थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर करते हैं, एस पी डी एफ यानी कि l की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर 4s1 यानी कि s इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो l इक्वल टू 4 एंड m इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। अभी अभी हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि m वैल्यू इज गिवन बाई -l टू +l। तो यहाँ पर तो जनाब l इक्वल टू 0 है, तो m इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड s के लिए हमें कुछ भी पता नहीं है, तो निश्चित तौर पे ऑप्शन में s के लिए कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। तो सारे के सारे ऑप्शन जब आप ध्यान से देखेंगे तो s इक्वल टू +1/2 ही सभी ऑप्शन में है, राइट। थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है, बट वो आप मैनेज कर सकते हैं। n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, ये तीनों चीज़ें जहाँ पर मिल जाए हम वहाँ पर टिक कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। ऑलराइट, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0 एंड m इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 4 को भी एक बार देख लेते हैं। n इक्वल टू कहाँ से हो जाएगा भैया जनाब, n इक्वल टू 3 भी नहीं होगा। इसमें कुछ भी कंसेप्ट टफ नहीं था, आपने पहले भी इन सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ है एंड काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, आपने कई बार देखा होगा। हमने सिर्फ और सिर्फ 13 क्वेश्चंस किए हैं, हालांकि 13 क्वेश्चन पूछे गए थे जनवरी अटेम्प्ट 2024 में, और हमने सारे के सारे क्वेश्चंस किए, बट 13 क्वेश्चंस में ही 3-4 क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आ रहे हैं। तो आपको पीवाईक्यूज करते जाने हैं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट ब्रशअप होते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।